नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में जाना है, तो हम यहाँ पर विसर्ग संधि के नियम को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद संधि शब्दों का किस तरह से विच्छेद किया जाता है उसे भी जानेंगे, समझेंगे। तो विसर्ग संधि में जो सबसे पहला नियम आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस नियम के तहत जो संधि होती है उससे संबंधित शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे निश्चल, निश्चल, धनुष्टंकार, निस्तेज, मनस्ताप। यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो हम देखेंगे कि निश्चल का जो विच्छेद होता है वह नि जोड़ चल, इस तरह से। फिर इसका विच्छेद होगा आपका निश्चल का नि जोड़ छल। फिर धनुष्टंकार का होगा धनु धनु जोड़ टंकार। फिर निस्तेज का होगा नि जोड़ तेज। अब मनस्ताप का होगा मन जोड़ ताप। तो मैंने पहले यहाँ विच्छेद किया है ये समझने के लिए कि किस तरह से इसकी संधि होती है। हम लोग देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद च, छ, ट और त आ रहा है। तो इसका जो नियम है वह है कि विसर्ग के बाद यदि च, छ आता है, च, छ आता है, या ट, ठ आता है, या तो थ आता है, अगर आता है तो विसर्ग जो है वह बन जाएगा च, छ आने से वह स। इधर ना लिखकर, इधर असुविधा हो सकती है समझने में, इधर लिख रहा हूँ। विसर्ग क्या बनेगा? विसर्ग बन जाएगा आपका स। फिर विसर्ग के बाद यदि टौठो आता है तो क्या बनेगा? आपका श। और यदि तौथो आता है तो बनेगा स। इसलिए जो विच्छेद यहाँ किया गया है उसमें हम देख सकते हैं कि निह जोड़ चल, तो यहाँ पर च है, तो विसर्ग के बाद क्या आया? च आया। तो च आने से विसर्ग क्या बन गया? स बन गया। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है निश्चल। फिर देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद यहाँ छ आया है, तो छ आने से भी क्या बनेगा? स बनेगा। स इसलिए यहाँ पर निश्चल है। फिर विसर्ग के बाद ट आने से क्या बनेगा? स, तो विसर्ग है और उसके बाद ट आया है, इसलिए यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग धनुष्टंकार लिखा हुआ है। फिर है निस्तेज, तो निस्तेज उधर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है? तो है, तो होने से विसर्ग क्या बन गया? स बन गया। हलन देते हैं, स बन गया, इसलिए यहाँ पर निस्तेज है। मनस्ताप में भी निस्तेज की तरह ही है कि विसर्ग के बाद तो आया तो विसर्ग बन गया स, इसलिए मनस्ताप। लेकिन इस संधि के साथ एक प्रश्न आता है कि हम कैसे समझेंगे कि कहाँ स आएगा, कहाँ श आएगा और कहाँ स आएगा, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स कहाँ कहाँ आएगा। तो इसे समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। यह तीन है। यह जो च वर्ग, जो च जो आता है वह च वर्ग से, च छ जो है च वर्ग का है, ट जो है वह ट वर्ग का है, और तो थ जो है वह त वर्ग का है, तो वर्ग का है। ये तीनों है। और हम जानते हैं कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण का अपना उच्चारण स्थान है। तो यदि हम च वर्ग का उच्चारण स्थान देखेंगे तो है तालु। फिर ट वर्ग का क्या है? ट वर्ग का मूर्धा है, ट वर्ग का मूर्धा है। और त वर्ग का क्या है? त वर्ग का दंत है। ये तीनों का उच्चारण स्थान है, यानी च छ का उच्चारण स्थान हो गया आपका तालु, ट ठ का हो गया आपका मूर्धा और त थ का हो गया दंत। अब विसर्ग के बाद जो स में परिवर्तन होगा वह समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण का, यानी स का। जैसे विसर्ग के बाद च आया तो च वर्ग जो है वह उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए
जिस स का उच्चारण तालु से होता है उसको हम लिखेंगे आपका च से पहले। तो यहाँ पर स का उच्चारण स्थान भी तालु है, श का उच्चारण स्थान मूर्धा है और स का उच्चारण स्थान दंत है। इसलिए उच्चारण की सुविधा के लिए या सामने वाले को समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम संधि करेंगे तो जो स लिखेंगे वह स आएगा, उसके विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आया है उसके उच्चारण स्थान पर जो उच्चारण स्थान वाला वर्ण होगा उसी के अनुसार स का निर्धारण होगा। जैसा कि यहाँ पर हुआ है स, स, श, स और स। तो इसे हमने इस तरह से समझा कि किस तरह से हम स का विसर्ग का स करते हैं। तो इसके बाद का नियम देखते हैं हम लोग। नियम है विसर्ग का श बदलना, मूर्धन्य स में बदलना। तो विसर्ग जो है वह मूर्धन्य स में कब बदलता है वो देखना जरूरी है। ये मूर्धन्य स में तो यहाँ देखा गया है कि यदि विसर्ग के पहले यदि ई या उ रहता है, छोटी बड़ा उ या ह्रस्व ई या ह्रस्व उ रहता है, और इसके बाद यदि रहता है क ख या प फ रहता है, प और फ रहता है, तो यहाँ संधि होकर विसर्ग स बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण में देखते हैं, निष्कपट है तो निष्कपट यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नी जोड़ कपट, नी जोड़ कपट। तो एक चीज़ देखते हैं, विसर्ग है, अब विसर्ग के पहले क्या है, ई है, तो यहाँ ई विसर्ग के पहले, और विसर्ग के बाद क्या है, क है तो क है, तो विसर्ग यहाँ क्या बन गया, तो विसर्ग बन गया स। इसलिए जब संधि करेंगे तो निष्कपट हो जाएगा। फिर निष्कलंक, तो निष्कपट की तरह ही निष्कलंक है, तो इसका विच्छेद हो जाएगा नी जोड़ कलंक, नी जोड़ कलंक। और इसके बाद हम देख रहे हैं निष्फल है, तो निष्फल का भी जो विग्रह विच्छेद होगा वह नी जोड़ फल होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी कि जो नियम है कि विसर्ग के पहले यदि रहता है ई या उ रहता है तो विसर्ग के पहले ई है, और विसर्ग के बाद यदि प या फ में से कोई वर्ण रहता है तो यहाँ पर फ है, तो जब फ है तो विसर्ग क्या बन गया, तो विसर्ग स बन गया, इसलिए यहाँ निष्फल है। निष्पाप में भी देख रहे हैं हम लोग कि विसर्ग के बाद जो है वो प है और विसर्ग के पहले क्या है, ई है, तो निष्पाप का भी विग्रह हो जाएगा नी जोड़ पाप। इस तरह से प्रत्येक का जो है हम लोग यहाँ पर विग्रह कर सकते हैं। दुष्पाप, दुह जोड़ पाप, यहाँ पर क्या है, उ है, तो उ देख रहे हैं और यहाँ लिख देते हैं दुह जोड़ पाप, दुह पाप हो गया। तो दु है तो यहाँ उ है और उसका प है, प यहाँ पर, तो विसर्ग स बन गया, इसलिए यहाँ पर दुष्पाप है। दुष्कर्म, दुष्कर्म भी देख रहे हैं दुह जोड़ कर्म होता है। निष्काम, निह जोड़ काम होगा। बहिष्कृत, तो बहि जोड़ कृत्य। तो इस प्रकार से हम लोग इन सब का विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई और उ ना होकर, विसर्ग के पहले ई या उ ना होकर अ रहता है, अ रहता है, और विसर्ग के बाद यदि क ख प फ रहता है, क ख या प फ रहता है, तो यहाँ पर विसर्ग जो है वह बदलता नहीं है, विसर्ग उसी तरह से रहता है। उदाहरण के लिए प्रातःकाल, तो प्रातःकाल को कैसे विच्छेद करेंगे हम लोग, प्रातः जोड़ काल। अब देखेंगे विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग पहले अ, तो यहाँ देखो प्रातः में देखो अ देख रहे हैं, और विसर्ग के बाद क्या है, तो क है। तो प्रातः काल को हम लोग जब संधि कर रहे हैं तो कोई विसर्ग में किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस तरह से यहाँ पर भी देखें तो के साथ अ है, इसलिए कोई बदलाव नहीं है। यहाँ भी तो के साथ विसर्ग, तो में अ है विसर्ग के पहले, और यहाँ पर भी अ है। इस तरह से हम लोग यदि ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पर विसर्ग के पहले अ रहे और विसर्ग के बाद क ख रहे, तो उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, और जब विच्छेद करेंगे तो उनको अलग अलग लिखकर बीच में जोड़ का योग का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन जब इनका हम विच्छेद करेंगे
विसर्ग पहले ई और उ रहता है तो पहले सौ का विसर्ग बदल देंगे। इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे दुह जोड़ पाप दुष्पाप हो रहा है, और जब विच्छेद करेंगे तो सौ क्या बन जाएगा, तो सौ विसर्ग बन जाएगा। इसलिए सौ विसर्ग बन गया और बाकी जो शब्द है वह उसी तरह से उतर जाएगा जैसे यहाँ उतरा हुआ है। इसका विच्छेद कर देते हैं। इसका हो जाएगा दुह जोड़ कर्म हो जाएगा, इसका हो जाएगा नी है जोड़ काम हो जाएगा, और बहिष्कृत का हो जाएगा बही जोड़ कृत, बही जोड़ कृत। तो इस तरह से हम इसका विच्छेद इस नियम के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके बाद के नियम को जानने से पहले हमने जो यहाँ शब्द लिखा है उसका विच्छेद कर लेते हैं। तो नीरस का विच्छेद होगा नीह जोड़ रस, नीरव का होगा नीह जोड़ रव, निरोग का होगा नीह जोड़ रोग। इसी तरह बाकी का भी विच्छेद होगा। तो इस विच्छेद के आधार पर हम नियम को देखते हैं कि विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या हम देख रहे हैं, अधिकतर में रॉ है। अधिकतर क्या वो रहेगा ही, रॉ रहेगा ही विसर्ग के बाद। रॉ है। बाकी शब्दों में हम रॉ को देखेंगे। तो विसर्ग के बाद रॉ होता है, और विसर्ग के बाद पहले क्या रहेगा, स्वर रहेगा। तो किसी किताब में देखने को मिलते हैं कि विसर्ग के पहले छोटी या छोटा उ लिखा रहता है, यानी ह्रस्व वी और ह्रस्व उ लिखा रहता है, लेकिन यह बाकी स्वरों के साथ भी यह नियम लागू होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ स्वर लिखा है। तो विसर्ग के पहले स्वर हो और उसके बाद अगर र होता है तो क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं कि जो विसर्ग का जो है वह लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। और विसर्ग के पहले जो स्वर होता है, विसर्ग के पहले जो स्वर होता है, चाहे अ हो चाहे अ ई उ जो रहेगा उसका जो है दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब यदि अ रहता है तो वह आ हो जाएगा, यदि ई रहता है तो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, यदि उ रहता है तो वह हो जाएगा उ। तो ये दीर्घ स्वर हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि संधि होने पर वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब इस नियम के अंतर्गत या इस नियम को ध्यान में रखते हुए अब संधि को समझते हैं। अब विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, तो स्वर है, और विसर्ग के बाद क्या है, तो र है। तो विसर्ग के पहले जब स्वर है तो अब क्या होगा, तो विसर्ग का जो है वह लोप हो जाएगा, और जो स्वर है यानी ई, यहाँ पर ई है तो ई का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ह्रस्व यानी दीर्घ में बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर ह्रस्व जो है दीर्घ में बदला, नी हो गया, विसर्ग का लोप हो गया, और जो बाकी शब्द था रस वह जुड़ गया, इसलिए नीरस बना। फिर आपका है नीरव। नीरव उसी तरह से है कि विसर्ग का लोप होता है, ई जो ई आपका ई में बदल जाता है और बन जाता है नीरव। निरोग उसी तरह से है कि विसर्ग का लोप होता है, और विसर्ग का लोप होने के बाद जो स्वर है उसका दीर्घ होता है, जिसे नी का नी होता है, इसलिए निरोग हुआ। अब दुराज कैसे होगा, तो दुराज का जब विच्छेद करेंगे नियम के तहत वह है दु जोड़ राज। यहाँ भी वही देखते हैं कि दु जोड़ राज है, तो दु विसर्ग के पहले क्या है, स्वर है, तो और विसर्ग के बाद क्या है, र है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और दु का क्या हो जाएगा, उ का उ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर उ है, और विसर्ग का लोप हो गया है और राज लिख दिया गया है। प्रातः रम्य विच्छेद जो होगा प्रातः रम्य, प्रातः रम्य। तो यहाँ पर देखते हैं विसर्ग पहले क्या है, अ है, स्वर है और र है, इसलिए विसर्ग का लोप होता है और अ का क्या होता है, आ हो जाता है, इसलिए यहाँ प्रातः रम्य है, प्रातः रम्य है। पुनः रचना क्या होगा, पुनः जोड़ रचना। तो यहाँ भी देखते हैं विसर्ग पहले क्या है, आपका स्वर है, अ है, तो और उसके बाद क्या है, तो र है, तो विसर्ग का लोप होगा और अ फिर आ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर पुनः रचना है। एक शब्द और है
जो हम लोग देखते हैं हिंदी में, इसी को जो है लिखते हुए देखते हैं पुनर्रचना। पुनर्रचना हम ये देखेंगे, जो कि यदि संधि के नियम के अंतर्गत देखेंगे तो ये शब्द जो है गलत है, इसकी वर्तनी गलत है। संधि के नियम के अनुसार वो होना चाहिए पुनः रचना। इसके बाद का नियम है विसर्ग का र में बदलना। जैसे अगर विसर्ग रहता है तो ये विसर्ग जो है वो बदल जाता है र में। तो र में ये कैसे बदलता है, किस नियम के अंतर्गत बदलता है, हम यहाँ देखेंगे। उससे पहले एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे निर्धन है तो निर्धन का जो विच्छेद होगा निह जोड़ धन, और यदि हम देखेंगे दुर्बल का तो दुह जोड़ बल। तो एक है कि विसर्ग, इसमें नियम है कि विसर्ग के पहले यदि अ आ को छोड़कर या अ आ से परे छोड़ कोई स्वर हो तो अधिकतर जो आता है वह ई और उ आता है। विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो, अधिकतर क्या आता है, ई या उ आता है। और इसके बाद यदि हम देखते हैं कि किसी भी वर्ग का तीसरा यानी इसके बाद जो आएगा तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है, या कोई स्वर आता है, या य र ल व ह आता है। यानी विसर्ग के पहले अ आ के छोड़ कोई स्वर होगा पहला, दूसरा उसके बाद क्या होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी क ख ग घ अंग का ग घ अंग, च छ ज झ य का ज झ य, इस तरह से 5 वर्ग हैं। तो पांचों वर्गों का देखेंगे हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कोई स्वर आता है, य र ल व ह आता है, तो ये विसर्ग क्या बन जाता है, र बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जितना देखेंगे निह जोड़ धन, तो निह के पहले क्या है, विसर्ग के पहले क्या है, तो विसर्ग के पहले ई है जो अ आ को छोड़कर है, और विसर्ग के बाद क्या है, ध है। तो ध क्या है, तो वर्ग का यह चौथा वर्ण है, इसलिए विसर्ग क्या बन गया, र बन गया। तो विसर्ग जब र बना है तो स्वरहीन है, तो स्वरहीन है यहाँ पर, यानी स्वर रहित है, स्वर के बिना है। तो यह र क्या बन जा रहा है, जो शब्द बन रहे हैं संधि कर रहे हैं तो वह रेफ बन जा रहा है, और रेफ बनकर यहाँ पर निर्धन हो जा रहा है। तो इस तरह से हम बाकी शब्दों का भी विच्छेद करेंगे। जैसे आपका नीह जोड़ जन निर्जन का होगा, फिर निर्बल का क्या होगा, नीह जोड़ बल होगा, फिर निर्गुण का क्या होगा, सब में देखेंगे नीह जोड़ गुण होगा, फिर दुर्बल का क्या होगा, दूह जोड़ बल होगा, फिर दुर्जन का क्या होगा, दूह जोड़ जन होगा, निर्विकार का क्या होगा, नीह जोड़ विकार होगा, फिर निर्झर का नीह जोड़ झर होगा, दुरात्मा क्या होगा, दूह जोड़ आत्मा होगा, दूह जोड़ आत्मा। निरुपाय का क्या होगा, नीह जोड़ उपाय होगा, दुरुपयोग क्या होगा, दूह जोड़ उपयोग होगा, फिर आपका निराशा का नीह जोड़ आशा होगा, और निर्वाह का क्या होगा, नीह जोड़ वाह होगा। अब ये पूरे विच्छेद में हम जो देख रहे हैं कि पहला जो वर्ण है, यानी विसर्ग के पहले जो स्वर आ रहा है वह या तो छोटी ई है या बड़ा ऊ है, ह्रस्व ई है या ह्रस्व ऊ है। यह है जैसे कि अ आ को छोड़कर अधिकतर मैंने कहा था यही आते हैं, तो देखेंगे। और विसर्ग के बाद क्या है, जैसे यहाँ ध है चौथा वर्ण, तो वर्ग का ज है आपका च छ ज, तो च का तीसरा वर्ण, ब क्या है तीसरा वर्ण है, ग क्या है तीसरा वर्ण है, ब है तीसरा वर्ण, ज तीसरा वर्ण, यहाँ विकार में वी है तो यहाँ व देखते हैं, झर है
च छ ज झ चौथा वर्ण। फिर है आपका दुरात्मा में आ है तो स्वर में चला आएगा। निरुपाय में उपाय है, स्वर में चला जाएगा। उपयोग में जो है उ है, स्वर में चला जाएगा। स्वर में आशा है तो आ है, स्वर में चला जाएगा। वाह है, यहाँ वह है। तो इस तरह से हम देखते हैं। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे यहाँ उपाय है, उपयोग है, तो जब विसर्ग का जो हम लोग र बना रहे हैं और र के साथ जो स्वर आएगा तो वह निर्भर करेगा कि उसके बाद विसर्ग के बाद कौन सा स्वर है। जैसे यहाँ उ है तो छोटा उ है तो ये छोटा उ हो जाएगा, यानी ह्रस्व हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर निरुपाय है, निरुपाय है, और यहाँ भी छोटा उ है, इसलिए यहाँ पर दुरुपयोग है। तो इस तरह से हम विसर्ग के र में बदलने के नियम को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग विसर्ग के ये 4 महत्वपूर्ण नियमों को जाना और पहचाना और किस तरह से इसका हम संधि विच्छेद करेंगे इसे भी समझा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।